आज मैं बड़े गर्व से कह रहा हूं कि जैसे ही किसी इमिग्रेशन ऑफिसर के पास आपका ब्लू पासपोर्ट आप रखते हो, वो मुस्कुरा के बोलता है आप इंडियन हैं। और ये कोई भाषण की कोई लपेट वाली, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव कह रहा हूं मैं। एक बार एक टैक्सी में मैं बैठा हुआ था, मेरे को टैक्सी वाले ने बोला सर यू आर वेरी लकी। तो मुझे लगा कि भाई क्या कहने वाला है, किस कारण से लकी बोल रहा है। तो मैंने उससे पूछा क्या बात है, तो उसने मुझे एक वर्ड कहा वो जो सुन के आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और ये वास्तविक अनुभव है मेरा। उसने कहा सर यू हैव मोदी। ये विदेश में रहने वाले टैक्सी वाले को अनुभव है कि आपके पास मोदी है, आप किस्मत वाले हैं। अब बात जब आती है कि हमारे आज के कल की, आज जो योजनाएं हमारे बीच में चल रही हैं वो आज को लेकर के नहीं बनाई गई है, वो भविष्य के 30 साल 40 साल को सोच करके बनाई गई हैं। अब अगर हम बात करें कि कल क्या होगा, यानी कि हमारा सपनों का भारत कैसे होगा, क्योंकि पिछले कल और आज कल की बातें हमारे बीच में हो चुकी हैं। मैं अक्सर सपनों की बात करता हूं और ये कहता हूं युवाओं को, मैं पिछले 15 सालों से एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर रहा हूं और उद्यमिता जगत में काम करते करते मैं ये कहता आया हूं कि हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं वो एक दिन हमें अवश्य मिल जाता है। लेकिन कौन है वो जो इतना बड़ा सपना देखे, जो भारत को विश्व शक्ति बनाने का सपना देखे? तो वो सपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने देखा। जय हो। अब अगर उस सपने की धरातल पर हम बात करें, मुझे सम्मानीय मंच को और आदरणीय सदन को बताते हुए ये गर्व का विषय है मेरे लिए कि स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय कोर कमेटी में मैं एक दायित्ववान कार्यकर्ता हूं और मुझे दायित्व मिला है कि भारत के युवाओं को एक ऐसा इकोसिस्टम का निर्माण किया जाए जिससे कि हम ग्रामीण भारत के युवाओं को मुख्य धारा में ला सकें। और जो अभी बात चल रही थी नौकरियों की, हम नौकरी लेने वाले के बजाय देने वाले बने और स्वरोजगार अपनाएं। अब अगर आप इस बात को देखेंगे तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले जब उन्होंने ऑपरेशन अपनी बात कही, हमारे सैनिकों के शौर्य की बात कहने के बाद उन्होंने एक प्रश्न और एक यूं कह लीजिए कि एक हमारे लिए टास्क उन्होंने अपने उद्बोधन में रखी और वो टास्क ये थी कि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्यों में बहुत सारी बातों को मानना पड़ता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून राष्ट्र पर लागू होते हैं। बहुत सारे सीधे फैसले राष्ट्र अपने आप नहीं ले सकता। इसीलिए हमारे प्रधान सेवक श्री मोदी जी ने हम सभी से आह्वान किया कि हमें अब स्वदेशी को अपनाना है, हमें अब स्वरोजगार को अपनाना है। जो आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही थी, जो मेक इन इंडिया की बात चल रही थी, अब उससे एक कदम आगे हमको बढ़ना है। मेक इन इंडिया तो होगा ही, लेकिन ये मेक इन इंडिया होगा भारतीय कंपनियों के द्वारा, ना तो विदेशी कंपनी के द्वारा और ना ही विदेशी फंडिंग के द्वारा। तो वहां पर हमें मेड इन इंडिया के साथ साथ मेड बाय इंडिया का भी जो है प्रण लेना होगा। अब जब बात करते हैं ये सारी चीजें होंगी कैसे, आज ऑपरेशन सिंदूर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके जब शौर्य की बात की, मन को इतनी खुशी हुई, हर भारतीय उद्वेलित था, हर भारतीय के मन में जोश था कि इस बार तो आर पार की लड़ाई कर देंगे। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बहुत सारी चीजें देखनी होती है, सामने वाले के नुकसान से ज्यादा अपने नुकसान को भी देखना होता है और उसके कारण जब ये निर्णय लिया गया। लेकिन अब ये लड़ाई आमने सामने से होने की बजाय आज जिस तरीके से पूरे विश्व में बात चल रही है, अब ये आर्थिक स्तर पर लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। अब हमको ये बात माननी पड़ेगी कि हमें फौज के साथ साथ अब यहाँ के निवासियों को, भारतवासियों को भी एक आर्थिक युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। और उस युद्ध को जीतने की पहली सीढ़ी है कि हम हमारे इंटरनेशनल बिजनेस डेफिशिएट को कम करें। तो ये इंटरनेशनल बिजनेस डेफिशिएट कम कैसे होगा? बहुत सिंपल सा है। आप जो टूथपेस्ट काम लेते हो,
कॉलगेट लेते हो तो छोड़ देना, कोई स्वदेशी काम में लेना। मात्र 5 चीजें आज अगर आप बदल लेते हो अपने घर के काम की, मात्र 5 चीजें इस हफ्ते में बदल लेते हो और फिर 5 चीजें आप बदल लेते हो, ऐसे करके अपने घर से 5 करते हुए 3 बार 15 विदेशी वस्तुओं की अगर आप विदाई कर देते हो तो लाख करोड़ की बिजनेस एफिशिएंसी कम हो जाती है। क्योंकि ये अपने लिए एक गर्व का विषय है कि हम विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है और यहीं पर शर्म भी आती है कि सारा विश्व हमें केवल मार्केट समझता है। तो यहां पर उस गर्व को अनुभूति करने की जरूरत है कि हम केवल विश्व के लिए मार्केट नहीं है, हम अपने आप में सक्षम है, स्वावलंबन है, हमारे पास हमारा आत्मनिर्भर भारत है और हम आज सुई से लेकर के हवाई जहाज बना रहे हैं, हम आज आलू की चिप्स से लेकर के सेमीकंडक्टर चिप्स बना रहे हैं। तो दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो भारत में नहीं बन रही है? तो ये विदेशी का मोह हमें छोड़ना पड़ेगा और इस आर्थिक लड़ाई को हमें इस साथ से जीतना होगा। और ये बहुत आसान है, इसके लिए कोई बहुत बड़ी प्रतिज्ञा नहीं लेनी है, केवल मन में एक संकल्प करना है कि अब से मैं स्वदेशी चीजें ही काम में लूंगा। और जब बात आती है कि हम किस बात पर गर्व करें, कैसा सपना देखें, तो मैं इस मंच के आह्वान करूंगा हमारे युवाओं को कि आज भारत जो है पूरे विश्व में सबसे युवा देश है। हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो दुनिया में सबसे ऊपर है। हमारी औसत आयु 29 वर्ष है और आगामी 25 साल पूरे विश्व में हमारे हैं। तो जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है कि 2047 में हम विश्व गुरु बनेंगे, ये कोई नामुमकिन सपना नहीं है, ये सोचा हुआ, समझा हुआ, वेल कैलकुलेटेड, वेल प्लान सपना है। इस सपने में हमें अपना कंट्रीब्यूशन कैसे देना है, एज इंडस्ट्रियलिस्ट मैं अपने आप को तय करूं, एज एजुकेशनिस्ट तय करें, एज पॉलिटिशियंस आप तय करें। और ऐसे करके जब हम अपने अपने पक्ष की, अपने अपने दायित्वों की बात करेंगे और अपना अपना जब कंट्रीब्यूशन देंगे, तो हमारा जो ये सपना है 2047 तक विश्व जो है हमारी आर्थिक शक्ति का स्थापन होगा। और जब बात होती है आर्थिक की, तो उसी के साथ साथ सामाजिक एक और सांस्कृतिक परिदृश्य निकल करके आता है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि जब कभी भी मैं आज किसी विदेश यात्रा पर या किसी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, तो जो हमारी जेन जी है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि ये सनातन से अटैच नहीं है या ये भारतीय संस्कृति पे गर्व नहीं करते हैं, लेकिन पिछले 11 सालों का ये असर है कि यूनिवर्सिटीज के बच्चे भी अब धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वो भी आज भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश को हमको कितना बढ़ाना है, इसके लिए भी हमें इस मंच से मैं आह्वान करूंगा कि इसके लिए भी कोई काम किया जाए। और जो युवाओं को सपने दिखाने की बात है, उसके लिए सबसे पहली चीज है कि उनको ये एहसास कराना कि वो एक ऐसी विश्व शक्ति के नागरिक हैं जहां पर आज हर देश उसकी तरफ देखता है। आज उसको आंख दिखाने की हिम्मत कोई राष्ट्र कर नहीं रहा है। अब इस शक्ति को बढ़ाने के लिए 2047 तक, जैसा कि मंच से कहा गया कि हम अब 5वीं आर्थिक शक्ति हैं, तो मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि अब हम 5वीं नहीं 4थी बड़ी आर्थिक शक्ति हैं। लेकिन यहां तक का जो सफर था, अब जो सफर है, अब ये वो है जैसे ओलंपिक के कंपटीशन नहीं होते हैं कि आपने स्टेट में जीत लिया, नेशनल में जीत लिया। अब है आगे के 3 बड़े खिलाड़ी जिसके हमारे बीच में बहुत बड़ा गैप है। लेकिन अगर भारत के वासी इस बात का संकल्प ले लें तो ये गैप भी कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। हमें आर्थिक मंच पर तो विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र बनना ही है, लेकिन जिस बात के लिए हम जाने जाते हैं, जिस सहिष्णुता के लिए हम जाने जाते हैं, जिस धार्मिक विकास के लिए हम जाने जाते हैं, जिस सांस्कृतिक विकास के लिए हम जाने जाते हैं, जो हमारा आज हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो यू कह लीजिए कि जिसका कारण हम आज जीवन का आधार है जो हमारा, वो है कि हम सभी को साथ लेके चलते हैं, हम सभी के साथ विकास करते हैं, चाहे वो बात हो किसी कास्ट की, धर्म की या फिर किसी देश की। भारत का ये इतिहास रहा है कि भारत ने आज तक किसी भी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया है। अब भारत जो है अपनी रक्षा पे चूकेगा नहीं और अपनी रक्षा के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो करेगा।
लेकिन एक क्योंकि समय कम है, मैं बहुत ज्यादा समय इस मंच से नहीं लूंगा, लेकिन आज इतने प्रबुद्ध श्रोता मेरे सामने है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, इतना प्रबुद्ध मंच है। और यहां से मैं इतना सा आह्वान जरूर करना चाहूंगा कि अगर हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, आर्थिक शक्ति बनाना चाहते हैं, तो हमें स्वावलंबन का रास्ता अपनाना होगा, हमें स्वरोजगार का रास्ता अपनाना होगा। हमें सरकारी नौकरी से ज्यादा हमें अपने आसपास के गांवों में, अपने कस्बों में रोजगार को बढ़ाना होगा। और जो आज हमारे पास साधन है, दुनिया की सबसे बड़ी यूपीआई डिजिटल पेमेंट प्रणाली हमारे पास है। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी, विश्व की कोई भी बड़ी कंपनी आप उठा करके देख लीजिए, उसका सीईओ इंडियन ही मिलेगा। तो हमारे पास टैलेंट पूल है, हमारे पास रिसोर्स है, हमारे पास मार्केट है, तो हमारे पास किसी बात की कोई कमी नहीं है, ना अवसर की कमी है, ना नेतृत्व की कमी है। बस अब हम सबको एक साथ मिल करके ये नारा लगाना है कि भारत को सबसे बड़ा, सबसे प्यारा और सबसे न्यारा देश हमें बनाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।